नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है इन दिनों हमारे देश के करीब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कर ली गई है, और अब ये वक्त है कि आओ समझते हैं कि आखिर उन 5 राज्यों में किनकी सबसे ज़्यादा सीट आई है, इसके पीछे कौन नेता सबसे ज़्यादा षड्यंत्र रचा है, कौन यहाँ पे जीतता नजर आ रहा है, किनकी मूर्खता यहाँ एक तरह से उन्हीं को चोट पहुँचाता नजर आ रहा है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला कहाँ से क्या शुरू हुआ है। यकीनन आपको पता होना चाहिए कि भारतीय चुनाव आयोग की ओर से ये सब करवाया जाता है, जो कि 25 जनवरी 1950 को इनकी स्थापना की गई थी और आज तक ये काफ़ी बेहतर कार्य कराती आ रही है। यहीं आप ये भी देखते हो कि ECI की ओर से इन चुनाव का रिजल्ट एक तरह से घोषणा कर दी गई है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और यहाँ पे मिजोरम, जो कि काफ़ी ज़्यादा अद्भुत दृश्य को दर्शाता है। आने वाले 2024 चुनाव के ऊपर भी ये काफ़ी बड़ा एक प्रभाव छोड़ने वाला है। तो आओ समझते हैं कि आखिर कहाँ से क्या शुरू हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे तेलंगाना, जहाँ पे बीजेपी के विरोध में चलने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ पे जीतता नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ मैं बता दूं कि BRS की यहाँ पे सरकार चल रही होती है, लेकिन ये थोड़ा बहुत हद तक चूक जाती है और इस बार ये यहाँ पे जीतती है। लेकिन माना यह भी जाता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तेलंगाना का, तो आपको याद करना पड़ेगा कि जब ये राज्य बना था ना, तो उस वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का यहाँ बहुत बड़ा योगदान रहा। आप कह सकते हो कि इसे बनाने वालों में से अगर किसी व्यक्ति का या फिर किसी ग्रुप का अगर खास नाम हो तो वो कांग्रेस का होगा। हालांकि BRS को भी आप पीछे दरकिनार नहीं कर सकते हो, क्योंकि इन्हीं के ओर से ऐसा मांग भी उठाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि कांग्रेस ज़्यादातर वहाँ पर जीत नहीं पाई, लेकिन इस बार काफ़ी बहुमत के साथ यहाँ पर जीतता नजर आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हो करीबन 64 सीट में इनका आया है कांग्रेस, जो कि यहाँ बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। यहाँ बीजेपी हारता नजर आ रहा है, ठीक है। हालांकि क्या बीजेपी हर वो 5 में हार गया है क्या, ये भी जानने वाली बात होगा। मैं बता देना चाहूँगा कि मौजूदा स्थिति में ये वहाँ के CM है, तो ये एक बात हो जाता है। यहाँ पे बीजेपी उन्हें धन्यवाद करेगी या नहीं करेगी वो अलग सी बात होता है, ये आप अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हो इनके ऊपर। अब आते हैं थोड़ा बीजेपी की ओर से कि आखिर इन्होंने कहाँ झंडा गाड़ा है। बताना चाहूँगा, अगर किसी राज्य में सबसे ज़्यादा षड्यंत्र रचाया गया है, कूटनीति चला है, दिग्गज नेताओं को इन्होंने सहयोग में खड़ा कर दिया था। वर्तमान CM जो मध्य प्रदेश के हैं शिवराज जी, जो कि काफ़ी पुराना माना जाता है, एक ऐसा लीडर जो कि वहाँ पे वर्षों से जीतता नजर आ रहा है। और जब आप 3-4 बार जीतते रहे ना, तो कहीं ना कहीं लोगों के आंखों में चुभते तो जरूर है। आपका थोड़ा विरोध में ज़्यादातर लोग खड़ा हो ही जाएगा, चाहे आप अच्छा कार्य करो या फिर बुरा। हालांकि अच्छा करोगे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक बुरा भी शायद लोगों को लगा, तभी तो ऐसा कोई डर यहाँ पे सूत्रों के अनुसार पता चलता है। वो ये कि बीजेपी सरकार को आखिर इतना क्या मजबूरी आ गया कि उन्होंने अपने दिग्गज नेताओं को यहाँ पे झोंक दिया। हालांकि वो बताऊंगा मैं आगे, लेकिन उससे पहले आनी यहाँ ये समझने वाली बात होगा कि भाई साहब ये बहुमत माना जाएगा। इन 5 राज्यों में से अगर हम बात करें ना, सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में बहुमत बीजेपी के आया है तो वो इसी राज्य में है। 163 सीट, जो कि करीब 230 में से लाया गया है, जो कि यहाँ काफ़ी एक अद्भुत दृश्य को दर्शाता है। और यहाँ आप देख रहे हो कि कांग्रेस सेकंड में आ रहा है, यहाँ पे इनका 66 कुछ सीटें आ चुकी है। लेकिन यहाँ आपको यह समझना चाहिए कि अगर एक तरह से आप देखो ना, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता शायद यहाँ नज़र आ रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। यहाँ आप लाइनिंग यहाँ पे देखिए कि MP मतलब हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी, ऐसा कुछ लाइनिंग का यूज किया गया। यहाँ पे आप देखो इस तस्वीर में कहीं शिवराज जी नजर आ रहे हैं क्या, उसको बखूबी छुपाया गया है अक्सर उन चुनाव रैलियों में। बताना चाहूँगा कि इन 5 राज्यों में ये चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने करीब 108 रैली निकाल दिया गया था और रोड शो भी की गई थी। तो ये गजब की बात हो गया। यहाँ पे आप देखो, अगर मध्य प्रदेश का अगर आप चुनाव प्रचार का पोस्टर देखो तो यहां आप देखो कि सामने फ्रंट किसको किया गया है, जो कि इनका अध्यक्ष है बीजेपी का, उनका। और ये खुद PM मोदी फ्रंट साइज में, मतलब एक तरह से सहयोग के रूप में आ रहा है। यहाँ पे बाकी सभी सांसद को तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ज़्यादातर दिग्गज सांसदों को यहाँ पे लगा दिया गया, ताकि हर वो सांसद के कुछ ना कुछ लोग चाहने वाले होंगे। ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ वो शिवराज जी चुनाव में ना खड़ा होके ये मोदी जी खुद खड़ा हुए हैं, और वहाँ के जो विपक्ष दल वाले वो डायरेक्ट मोदी जी से टक्कर लेने वाले, ऐसा कुछ जनता को महसूस कराएगा। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि राम मंदिरों का भी एक तरह से योगदान और
और सहयोग के रूप में कोशिश किया गया कि उन चीज़ों को बटोर लिया जाए ताकि जनता खुश हो। और यकीनन आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी सरकार के काल में ऐसा कुछ होने को मिला, तो इसका भी प्रयोग किया गया था। और साथ में आपको एक और झलक ये पता चलना चाहिए कि हाल ही में क्या होता है। एक ऐसा देश जो कि अपना मूर्खता को सामने लाता है, उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से तुलना किया था। ये भी कहीं ना कहीं क्रेडिट इनको मिल जाता है, इन चीज़ों को भी काफ़ी बढ़ चढ़ के वहाँ दिखाया जाता है। तो ये हलचल एक बड़ा जीत माना गया मध्य प्रदेश। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि यहाँ सबसे बड़ा षड्यंत्र चला गया था। जब आप बड़े बड़े नेताओं को खड़ा कर दोगे, जब उतना नेता लोग का सहयोग दे दोगे, तो यकीनन जीतना थोड़ा इजी हो जाता है। और क्योंकि शिवराज जी काफ़ी ज़्यादा साल तक वहाँ पे रह चुके हैं सीएम, तो ऐसे विषय में उन्हें एक तरह से वहाँ की जनता सोचेगी ना यार कि नेक्स्ट बार नया लोगों को साथ देते हैं, नया लोग को देखेंगे कि वो कैसा करेगा। हालांकि शिवराज जी जीत चुके हैं। यहाँ आप देखते हो कि करीबन 48+ इनका वोट आ चुका था। ये एक गजब, एक अद्भुत पल को दर्शाता है, ठीक है। और यहीं पे आप अगर कांग्रेस का देखो तो उनका सीट काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रहा है। तो ये हो गया दूसरा राज्य। अब आते हैं तीसरे राज्य, जहां वाकई में लग रहा था कि शायद राजस्थान में तो ये जीतेंगे भाई साहब, लेकिन राजस्थान में गजब की स्थिति हो गया, जो कि दुखनीय स्थिति में खड़ा करता है। यहाँ आप देखो बीजेपी यहाँ भी एक तरह से बहुमत ही आप बोल सकते हो कि 115 आ चुका है इनका, ठीक है। उसके बाद है कांग्रेस का 69। और बाकी जो अगर मैं यहाँ के बहुमत का अगर मैं बात करूँ तो ये लोग क्या लगता है कि बीजेपी से मिलेगा, बाकी लोग जो यहाँ पे 3, 2, 1, 8 है, या फिर ये कांग्रेस से। यकीनन आप ज़्यादातर आशा यही लग रहा है कि ये लोग भी बीजेपी से ही मिल जाएंगे अगर वैसा कुछ ऑप्शन मिला। हालांकि इनका बहुमत ठीक ठाक है, तो यही इन्हीं का सीएम यहाँ पे बन जाएंगे। अब देखने वाली बात होगा कि किनका क्या बनेगा। लेकिन कमाल की बात ये भी लगता है कि ये इतना ज़्यादा मतलब दुखनीय स्थिति रहा कांग्रेस नेताओं के लिए। यहाँ के जो वर्तमान सीएम हैं वो, हालांकि है बोलना गलत हो जाएगा क्योंकि ये थे, क्योंकि 3 तारीख को ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया, राज्यपाल के पास जाके अपना सौंप दिया। वहाँ के जो सीएम थे वो, इनका नाम मैं बता देना चाहूँगा, अशोक नाम है इनका। तो अशोक जी की ओर से ऐसा कुछ कर दिया। हालांकि इन्होंने जो किया एक तरह से मुझे लग रहा है कि ये उचित ही है, क्योंकि जब आपका उम्र भी हो जाने लगता है ना कहीं आपको समझना चाहिए कि रिस्पेक्ट को बचाने के लिए ये अनिवार्य हो जाता है, ताकि आपका रिस्पेक्ट बना रहे कि चल भाई मैं ये नहीं करूँगा तो ये कर दूंगा, तो ये कुछ हो जाता है। हालांकि इनका प्रयास अच्छा कुछ रहा, पप्पू यानी राहुल गांधी का भी बहुत ज़्यादा प्रयास रहा। लेकिन एक बात और यहाँ समझने वाली बात होगा, जो कि हम तीसरे राज्य की बात कर रहे हैं, वो है मिजोरम। मिजोरम के ये सीएम है भाई साहब, इनका यहाँ पे एक अद्भुत दृश्य था। लेकिन मैं यहाँ यह स्पष्ट करा दूं कि ना यहाँ पे बीजेपी अपना झंडा गाड़ पाई, ना ही कांग्रेस झंडा गाड़ पाई, ये दोनों मतलब हट गए। कहीं ना कहीं आपको यह भी मानना पड़ेगा कि यहाँ पे दूसरा जो आया ना, इसके पीछे अगर खास कोई वजह होगा तो ये होगा मणिपुर, क्योंकि मणिपुर से काफ़ी ज़्यादा करीब माना जाता है मिजोरम, और इन दोनों राज्यों के बीच में गहरा रिश्ता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी उन दिनों काफ़ी ज़्यादा ये मुद्दे को उठाया था, और बीजेपी का भी प्रति काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अच्छा नहीं देखा गया मणिपुर में। और कहीं ना कहीं मणिपुर का और जनता और वहाँ की जनता में काफ़ी ज़्यादा मेल मटाव, एक तरह से कह सकते हो कि एक दोस्ती यारी चलता है, जो कि कहीं ना कहीं साझा करता है अपने विचारों को। तो अब हो सकता है कि ये एक शक के दायरे में आप कह सकते हो। हालांकि वहाँ बीजेपी ना झंडा गाड़ पाई ना ही ये। आगे अंदर स्टेप में आता है कि यहाँ पे काका, एक ऐसा नाम जिसे अगर लोकल भाषा में यूज करें तो इसे चाचा के नाम से ही एक तरह से परिभाषा में शब्द यूज किया जाता है। काका, इस नाम से एक बंदे को संबोधित किया जाता है जो कि वर्तमान सीएम हैं छत्तीसगढ़ के। ऐसे में ये भी यहाँ पे हारता नजर आ रहा है, यानी उनके पार्टी हारता नजर आ रहा है। क्यों ऐसा हुआ कि कांग्रेस को यहाँ भी पछाड़ दिया बीजेपी ने? यहाँ आप देखते हो कि इन्हें तस्वीर के माध्यम से, जो कि आपको याद होना चाहिए, एक दृश्य याद आ जाता है जहाँ पे किसान को प्रमोट करने की जद्दोजहद प्रयास किया गया था राहुल गांधी जी की ओर से। इन्होंने तो धान खेत में भी चला गया था भाई, धान भी काटने की इन्होंने कोशिश किया, लेकिन फिर भी यहाँ भी बीजेपी जीता नजर आ रहा है। ठीक है, ये 36 होगा, ये 54 होगा, यहाँ भी इनका बहुमत मतलब आप कह सकते हो कि हो जाएगा, क्योंकि 90 में आपको चाहिए था अगर 50 भी, तो 45 से तो इसका ज़्यादा ही हो जाता है, 54 आ जाता है बीजेपी का। तो ये हो जाता है वीडियो का अंत इन सब्जेक्टों को लेकर। लेकिन खास बात ये रहेगा कि इन चीज़ों के अतिरिक्त क्या कोई ऐसी खास जो कि एक तरह से दिखाता है कि वाकई में एक विशाल हृदय रखने वालों में से एक माना जाएगा पप्पू यानी राहुल गांधी जी। इन्होंने इस चीज़ को बड़े ही विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया कि जी हाँ, मैं हार चुका हूँ, ऐसा इन्होंने कहा। साथ ही यहाँ इन्होंने यह भी कहा कि मैं स्वीकार करता हूँ राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, ठीक है, और मध्य प्रदेश का हार। लेकिन यहाँ पे मिजोरम का बात नहीं किया गया। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि मिजोरम का जो रिजल्ट था वो आज के डेट में दिया गया, और बाकी जो 4 राज्य था वो कल ही का था, इसीलिए स्टेटमेंट ये पुराना है, कल का, इसीलिए ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, वरना इसमें ये भी लिखा हुआ होता।
लेकिन इन्होंने यह भी कह दिया, स्पष्ट करा दिया कि विचारधाराओं की लड़ाई हमारी जारी है। देखो भाई साहब, एक बात मैं कहना चाहूँगा, पप्पू यानी राहुल गांधी का काफ़ी ज़्यादा मजाक भी उड़ाया जाता है, जैसे कि मैं भी अभी पप्पू बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे हृदय के अंदर से वैसा कभी नहीं उठता है, क्योंकि देखो भाई, जो भी स्टेटमेंट में आता है मैं वही चीज़ बोलता हूँ। जैसे मोदी को भी बोला जाता है, कुछ अलग नामों से संबोधित किया जाता है, तो ऐसा होता है, ये आर्टिकल में भी लिखा हुआ रहता है, आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन समझने वाली बात है, यहाँ पे आप सीख ये सकते हो कि राहुल गांधी काफ़ी ज़्यादा हार देखने के बावजूद भी ना, एक चीज़ तो आपको सीख ही लेना चाहिए, वो ये कि जिद तो बेटा उसमें है, ठीक है, क्योंकि हर बार वो खड़ा होते हैं उन चीज़ों को प्रति, मतलब जिद्दोजहद लगे हुए रहते हैं। ऐसे स्टूडेंट को भी होना चाहिए अपने सब्जेक्ट को लेके। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।